क्वेश्चन नंबर 51 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यू आर गिवन दी फॉलोइंग इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इट इज अ लीनियर इक्वेशन, इट्स स्लोप इज 2x, इट्स कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज टू ऑल ऑफ दीज। लीनियर तो नहीं है, लीनियर जो होता है वो mx प्लस c की फॉर्म में होता है, इसका स्लोप 2x भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा इट्स कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 2, यानी कि 51 का जो आंसर होगा ना वो c होगा। ठीक है। अच्छा 52, पैराबोला ऑफ y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस b विल बी ओपन अपवर्ड्स इफ। पैराबोला यानी कि ये जो आपके पास शेप बनेगा ये किस तरह का बनेगा, मुझे बताओ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम। हाँ जी, मुझे बताओ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। किसी को आता है ये 52? 52 जो है उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि शेप किस तरह का बन रहा होगा। क्या शेप यू शेप, यू कर्व, इन्वर्टेड यू शेप बन रहा होगा या यू शेप बन रहा होगा? क्या ग्राफ ऐसा बन रहा होगा या ऐसा बन रहा होगा? बताओ। पैराबोला ऑफ y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस b विल बी ओपन अपवर्ड्स इफ। ओपन अपवर्ड्स का क्या मतलब है? ओपन अपवर्ड्स का मतलब ये है कि इस तरह का ग्राफ हो, है ना, यानी कि यू शेप तो ओपन अपवर्ड्स। अब ये कैसे पता चलेगा? बताओ भाई। ए अगर 0 से ग्रेटर होगा होगा तो अपवर्ड यू शेप। अच्छा ये मैंने क्या वीडियोस में कवर करा है? नहीं करा है। अच्छा एक काम करते हैं ना, एक काम ये कर लेते हैं कि हम जो है वो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 x प्लस 4। अगर इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x माइनस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, यही बनेगा। और अगर ये बनेगा तो इसके बाद इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा? अगर हम इसका ग्राफ बनाने जाएंगे तो x माइनस 2, अगर मैं इसको 0 से इक्वेट कर दूं, अगर मैं बोलूँ x माइनस 2 या तो 0 है या तो x प्लस 4 जो है वो 0 है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ जो है वो 2 और माइनस 4 से गुजरेगा। ठीक है, 2 और माइनस 4 से गुजरेगा। अच्छा इसका y इंटरसेप्ट कैसे ढूंढेंगे? इसका y इंटरसेप्ट कैसे ढूंढेंगे बताओ। इसका y इंटरसेप्ट कैसे ढूंढेंगे? सर y इंटरसेप्ट अगर आपने ढूंढना है तो आप x की जगह 0 डालो। अगर मैं x की जगह 0 डालता हूं तो y जो है वो -8 आता है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो यूं कर कर और यूं होगा, यानी कि यू शेप्ड होगा, है ना। अब यहाँ पर आपके पास जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है? यहाँ पर जो आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ पर जो आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है वो 1 है। पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब अगर मेरी पहली वाली वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो ग्राफ विल बी ओपन अपवर्ड्स। अच्छा एक और केस कर लेते हैं। लेट्स से अगर ये कुछ इस तरह से होता है y और ब्रैकेट में होता है -x माइनस 2 x प्लस 4
इसको अगर हम सॉल्व करते हैं या तो -x -2 के बराबर है इज इक्वल्स टू 0, यानी कि -x जो है वो 2 के बराबर है और x जो है वो -2 के बराबर है, या फिर x+4 जो है ना वो 0 है और x जो है ना वो -4 है। और अगर हम y इंटरसेप्ट ढूंढते हैं तो x को 0 डालेंगे, जब हम x को 0 डालेंगे तो ये बन जाएगा -2 × 4 यानी कि -8। इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा? इस केस में आपका जो ग्राफ है वो -2 से गुजर रहा है, 4 से गुजर रहा है, -8 से गुजर रहा है। ठीक है। अच्छा, इस केस में आपके x² की वैल्यू क्या आ रही है? आपके पास जो वैल्यू आ रही है -x और x मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा? कोई गलती तो नहीं करी मैंने? -x -2। ओहो, ये जरा वापस सॉल्व करूं। -x -2 इज इक्वल्स टू 0, -x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू -2। अच्छा सही है, -2 और -4 है, सॉरी, -2 और -4 है। x की वैल्यू कितनी आ रही है? -8। अच्छा माइनस, एक मिनट, एक तो x है -4 और एक x है -2। यार गलती कर रहा हूं ना तो बता देना। एक मिनट, सही किया है सब? -x -2 इज इक्वल्स टू 0, -x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू -2, और दूसरी जगह पर ठीक है तो -4 सही है। और x की ये y इंटरसेप्ट सही निकाला है, -8। y इंटरसेप्ट भी सही निकाला है ना? सही है। तो इसका ग्राफ कैसा बन रहा है? यूं जाकर यूं, -4 से भी गुजरना चाहिए, -2 से भी गुजरना चाहिए और -8 से भी गुजरना चाहिए। तो इस तरह से जाकर यूं कुछ हो रहा होगा ना, रफली बना रहा हूँ। ठीक है ना, यूं कर कर यूं बन रहा होगा। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? यार ये शेप अच्छा नहीं लग रहा, वापस से बना ले जरा। ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया और फिर यहाँ से नीचे गया। अब इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में आपके पास जो इन्वर्टेड यू शेप ग्राफ है, यानी कि इसकी जो ओपनिंग है वो डाउनवर्ड्स है। और इस केस में अगर मैं इसको एक्सपैंड कर दूं तो ये बनता है y इज इक्वल्स टू -x और x -x², -x और +4 -4x, -2 और x -2x और -8, यानी कि y इज इक्वल्स टू -x², -6x, -8। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अगर आपके पास a की वैल्यू माइनस में आती है, अगर आपके पास a की वैल्यू नेगेटिव आती है, अगर आपके पास a की वैल्यू माइनस में आ रही है तो ग्राफ इन्वर्टेड यू शेप बन रहा। अब बताओ 52 का क्या आंसर होना चाहिए? मेरे हिसाब से 52 का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ए। क्या कहते हो? ए होना चाहिए ना? सही है। अच्छा, बुक में सी लिखा हुआ है, गलती हो सकती है बुक में। ठीक है, खैर, अगले पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द इक्वेशन 3x² + 5x इज इक्वल टू 9? कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2। x का जो कोएफिशिएंट है ना वो 2 है, x का जो कोएफिशिएंट है वो तो 5 है। कांस्टेंट इज -9। कांस्टेंट जो है वो -9 है, बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा 3x² + 5x -9 इज इक्वल्स टू 0। इसको अगर मैं कंपेयर करूंगा ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0 से, तो c जो है वो -9 आ रहा है। ठीक है।
सी जो होता है वो कांस्टेंट कहलाता है। सी जो है वो कांस्टेंट कहलाता है, यानी कि वो नंबर जो अकेला अलग से लिखा हुआ है। तो बी इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर, इसमें से कौन सा ग्राफ लीनियर नहीं है? लीनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ नहीं है। तो x प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू लीनियर नहीं है। ठीक है। बाकी सब में आप देखो x की पावर जो है वो इधर x की पावर वन तक है, ये तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। सर ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो y की एक वैल्यू आ जाएगी बस। ये तो y इन टर्म्स ऑफ x है भी नहीं। तो 54 का आंसर सिंपली सी होगा। अच्छा 55 विच ऑफ द फाइंड द होल नंबर, फाइंड द होल नंबर सच दैट ट्वाइस इट्स स्क्वायर इज 11। एक ऐसा होल नंबर ढूंढो कि ट्वाइस इट्स स्क्वायर, उसके स्क्वायर का ट्वाइस, उसके स्क्वायर का ट्वाइस जो है ना वो 11 हो। फाइंड द होल नंबर, ऐसा होल नंबर बताओ सच दैट ट्वाइस इट्स स्क्वायर इज 11 मोर देन 21 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसके स्क्वायर का ट्वाइस, यानी कि एक्स का स्क्वायर और इसका ट्वाइस यानी कि 2x स्क्वायर। फाइंड द होल नंबर, एक ऐसा होल नंबर ढूंढो, वो होल नंबर एक्स एज्यूम कर लो, सच दैट ट्वाइस, सच दैट ट्वाइस किस चीज का ट्वाइस, इट्स स्क्वायर, उसके स्क्वायर का ट्वाइस। अगर x नंबर है, अगर x एक नंबर है तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा और एक्स स्क्वायर का ट्वाइस 2x स्क्वायर होगा। फाइंड द होल नंबर सच दैट ट्वाइस इट्स स्क्वायर, यानी कि अगर x एक नंबर है उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर हुआ और उसका ट्वाइस 2x स्क्वायर हुआ, इज 11 मोर, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। इज 11 मोर, ये 11 ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 21 टाइम्स दी ओरिजिनल नंबर। जो ओरिजिनल नंबर है उसको 21 से मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर आना चाहिए उससे 11 ज्यादा है, 21 टाइम्स दी ओरिजिनल नंबर। बात को जरा गौर से समझो। फाइंड द होल नंबर, एक होल नंबर ढूंढना है, ठीक है ना? फाइंड द होल नंबर, एक होल नंबर हमें ढूंढना है सच दैट, और वो होल नंबर इस तरह से है ट्वाइस इट्स स्क्वायर, कि अगर उसका स्क्वायर कर कर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर उसका स्क्वायर कर कर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अगर x लेट से वो नंबर है, तो अगर मैं x को x का स्क्वायर लूंगा तो वो एक्स स्क्वायर बनेगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये जो आंसर आएगा, ये जो 2x स्क्वायर आएगा, ये जो 2x स्क्वायर आएगा इज 11 मोर, ये 11 ज्यादा होगा, 11 ज्यादा होगा किससे? मोर देन 21 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। अगर उसी ओरिजिनल नंबर का 21 टाइम्स कर दे, यानी कि 21x कर दे, तो 2x स्क्वायर ज्यादा होगा। क्या ये दोनों इक्वल है? क्या 2x स्क्वायर और 21x एक दूसरे के बराबर है? मैंने तो इक्वल्स टू का साइन लगा दिया बीच में। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। अगर मुझे इक्वेशन बनानी है ना, तो मैं यहां से 11 माइनस कर दूंगा, सॉरी ऐड कर दूंगा यहां पर 11। 21x वाली साइड 11 क्यों ऐड करोगे? दोनों साइड्स को, उल्टे और सीधे हाथ की साइड को एक दूसरे के बराबर बनाना है। अगर उल्टे सीधे हाथ की साइड्स को अगर बराबर बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर बनाना है, उल्टे हाथ वाली साइड और सीधे हाथ वाली साइड को बराबर बनाना है, तो जो साइड कम है या तो वहां पर 11 ऐड करो, या जो साइड ज्यादा है वहां से 11 माइनस कर दो। बात समझ में आई? तो बहरहाल ये आपका इक्वेशन बनेगा और उसके बाद फिर आप x की वैल्यूज निकालोगे। इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आ सकते हो, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। समझ आ रही है बात? प्लीज मुझे कंफर्म करो। ठीक है, अब मुझे बताओ इसको सॉल्व कर कर फाइनल आंसर आता क्या है? इसको सॉल्व कर कर फाइनल आंसर 11, एक ही आंसर आ रहा है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर
-4AC अपॉन 2A, है ना। 21 इंटू 21, 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 -4 इंटू 2 इंटू 11, 353 आया। √353 किया, नहीं, बी स्क्वायर। एक मिनट, क्या गलत लिख रहा हूँ मैं? कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या? बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। हाँ, -11, सही 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 सही। ये -11 है, सॉरी। ये आपके पास -11 है, तो इसीलिए इधर भी -11 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो ये बन जाएगा 21 इंटू 21 +4 इंटू 2 इंटू 11, 529 √23 आता है। 21 ±23/4। ठीक है। 21 में से 23 को माइनस कर कर अगर 4 से डिवाइड करते हैं, एक आंसर माइनस का 0.5 आ रहा है। क्या बोलते हो, यही आ रहा है? 21 -23 डिवाइडेड बाई 4, और एक आंसर 21 + 23 44 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 11 आ रहा है। दो आंसर्स आ रहे हैं ना, एक बार 21 में 23 ऐड करोगे और 4 से डिवाइड करोगे तो 11 आएगा, और एक बार 21 में से 23 माइनस करोगे और 4 से डिवाइड करोगे तो 0.5 नेगेटिव का आएगा, लेकिन हमें एक ही आंसर सेलेक्ट करना था, तो हमारे लिए 11 होगा। सही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो आंसर्स आते हैं, कभी कभी पॉसिबल नहीं होता। 56 बोलता है सर्टेन नंबर एडेड टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर रिजल्ट्स इन 8.75, व्हाट इज द नंबर। एक सर्टेन नंबर है, और सर्टेन नंबर एडेड, उसको जब ऐड करते हैं स्क्वायर ऑफ द नंबर, उसी नंबर के स्क्वायर में, यानी कि जब मैं x को x स्क्वायर में ऐड करता हूं तो आंसर 8.75 आता है। व्हाट इज द नंबर, ये नंबर क्या है। अगेन आप यार वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए इसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका ये भी कर सकते हो, अगर आपने इक्वेशन सही अंग्रेजी को मैथ्स में सही से कन्वर्ट कर लिया, तो एक एक आप इसमें से कंडीशन पुट इन कर देख सकते हो कि कहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। मिसाल के तौर पर सी है 2.5, तो x की जगह अगर मैं 2.5 डालता हूँ, 2.5 + 2.5 का स्क्वायर, 2.5 + 2.5 का स्क्वायर, तो 2.5 + 2.5 का स्क्वायर क्या बनता है? 8.75 बनता है। उल्टे हाथ सीधे हाथ के बराबर बनता है। 2.5 + 2.5 का स्क्वायर यानी कि 8.75 बनता है। आप सॉल्व भी कर सकते हो, और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप सॉल्व भी करो। ये तो मैंने टाइम बचाने के लिए एक शॉर्टकट करा है कि आंसर पुट इन कर देख लिया। सर आपको कैसे पता सी था? बेटा मैं पहले ए ही पुट करता, फिर बी पुट करता, फिर सी पुट करता, फिर डी पुट करता। जिस केस में उल्टे हाथ वाला जवाब सीधे हाथ वाले जवाब के बराबर होता वो पिक कर लेता। मैंने रैंडमली सी इसलिए पिक किया, मुझे लग रहा था कि डेसिमल में आंसर है, तो डेसिमल वाली चीज पहले पिक कर ली। A U-shaped curve departs from symmetry and the frequency tends to pile up at one or the other end of the curve represents values that are at equal distance from a central maximum value. अच्छा, एक यू शेप कर्व है, अ यू शेप कर्व। यू शेप कर्व कौन सा होता है? एक यू शेप कर्व है, तो वो यू शेप कर्व क्या होता है? यू शेप कर्व जो होता है ना, वो यूं होता है। उसकी मिनिमम वैल्यू होती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है। उसकी मिनिमम वैल्यू होती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है। डिपार्ट्स फ्रॉम सिमेट्री, सिमेट्री यानी कि सेंटर से डिपार्ट करता है, एंड द फ्रीक्वेंसीज टेंड टू पाइल्ड अप एट वन और द अदर एंड ऑफ द कर्व, और या तो एक तरफ जाता है या दूसरे तरफ जाता है, ऐसा तो नहीं है। रिप्रेजेंट्स वैल्यू दैट आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंट्रल मैक्सिमम पॉइंट, इसका मैक्सिमम पॉइंट नहीं होता, मिनिमम पॉइंट होता है। हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अकरिंग एट बोथ एंड्स ऑफ द रेंज एंड अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी टुवर्ड्स द सेंटर, बिल्कुल सेंटर में इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, तो सी इसका आंसर। 58 द एरिया ऑफ अ, सर इन सब क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट कैलकुलेटर पर भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। द एरिया ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड इज 126 स्क्वायर मीटर्स इफ द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट इज 5 meters लेस देन इट्स लेंथ, व्हाट विल बी इट्स लेंथ।
ठीक है। ब्रेड जो है वो लेंथ से 5 मीटर्स कम है, ऐसा सवाल अभी हमने किया था। लेंथ आप एक्स एज्यूम कर लो, तो आपकी ब्रेड जो होगी वो x-5 होगी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया आता है जो कि 126 होगा। ठीक है, तो मुझे बता दो आंसर क्या आ रहा है, जल्दी जल्दी बता दो। चलो अब हम इसको सॉल्व नहीं करते, सॉल्व करना तो आपको बहुत सारे सवाल आते हैं। क्या इसका आंसर 14 है? 14 मल्टीप्लाइड बाई 9 अगर करता हूँ 126, बिल्कुल इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब है चारों साइड्स का सम। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 24 meters एंड इट्स एरिया इज 35 स्क्वायर meters. व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन? पेरीमीटर का मतलब होता है चारों साइड्स का एडिशन। अब हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि टाइम कम भी लगे। देखो लेट्स से ये रेक्टेंगल है, ठीक है। वो बोलता है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 24 meters। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर जो है ना वो चारों साइड्स का सम होता है, एंड इट्स एरिया इज 35 स्क्वायर मीटर्स, और एरिया जो है ना लेंथ इंटू ब्रेड से आता है। ठीक है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन? अच्छा, क्या 7 इंटू 5 जो है वो 35 बनता है? बिल्कुल बनता है। 10 इंटू 3.5 भी 35 बनता है। 8 इंटू 4.5 कितना बनता है? 36 बनता है। और 9 इंटू 4 कितना बनता है? 36 बनता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दो तो नहीं हो सकते। पेरीमीटर का मतलब है चारों साइड्स का सम, चारों साइड्स का सम करते हैं तो 7 + 7 + 5 + 5 यानी कि 24 बनता है। तो ए हमारा आंसर होगा, 59 का ए आंसर होगा। 60, a ball is thrown upwards from a ball is thrown upwards from a height of 2 meters with an initial velocity of 15 meters per second. The height of the ball above the ground at any time t can be modeled by the equation h is equals to -5t square plus 15t plus 2. What does the ball, when does the ball hit the ground? अच्छा, जब देखो ये इररिलेवेंट है कि बॉल कहाँ से फेंकी गई, किधर जा रही है, क्या वेलोसिटी से जा रही है। उसे बोला जमीन से बॉल की जो हाइट होती है ना, गौर से सुनना, जमीन से जो बॉल की हाइट होती है वो एच होती है, और टी क्या होता है? टाइम होता है जब वो जमीन पर गिरी। व्हेन डज द बॉल हिट द ग्राउंड? जब वो बॉल ग्राउंड पर हिट करेगी तो एच कितना होगा? एच कितना होगा? 0 होगा। जमीन से उसकी हाइट कितनी होगी? जमीन से वो कितनी ऊपर होगी? जमीन से वो कितनी ऊपर होगी आपको ये बताना है। ठीक है, सॉरी, जमीन से कितनी ऊपर होगी? वो तो 0 मीटर्स ऊपर होगी। जब कोई चीज जमीन पर टकरा रही है तो जमीन से ऊपर तो नहीं है ना, जमीन पर ही है, यानी कि हाइट उसकी जमीन से 0 है। कितने टाइम बाद ऐसा होगा? तो आपने टी की वैल्यू ढूंढनी है, ढूंढ लोगे? क्या आंसर आएगा? जल्दी बता दो, बताओ बताओ बताओ, सॉल्व कर कर। ए आंसर आ रहा है? पक्की बात है? क्या बात कर दी, ए आंसर आ रहा है? अच्छा, पीछे पता नहीं क्यों भी दिया हुआ है, मैं जरा चेक कर लूँ। ए अगर मैं पुट इन करता हूँ तो 15 × 3 + 2 -5 × 3 × 3। नहीं नहीं, ए नहीं आएगा। ए कैसे आ रहा है मुन्ना? ए कैसे आ रहा है? ए आ रहा है क्या वाकई में? अगर मैं ए, आप लोग 3 बोलते हो, अगर आप लोग 3 बोलते हो तो मैं जरा 3 यहाँ पर अगर डालूं तो -5, 3 का स्क्वायर प्लस 15 × 3 + 2। ठीक है, मेरी बात सुनो, इसको जरा सॉल्व करते हैं। 3 × 3 9, 9 × 5 ये -45 हुआ, ये 45 हुआ, ये 2 हुआ। ए आंसर है ही नहीं यार। अगर ए आंसर होता तो टी की जगह जब मैंने ए की वैल्यू यानी कि 3 डाली तो आंसर 0 आना चाहिए। अच्छा, 4 चेक करते हैं। -5, 4 का स्क्वायर, 15 × 4 + 2। इसको चेक करो, 15 × 4 60 + 2 62 -5 × 4 × 4, 4 × 4। अरे यार ये क्या हो रहा है? 15 × 4 + 2। चलो हम सॉल्व कर लेते हैं, हम सॉल्व भी कर लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, आप लोगों ने कैलकुलेटर पर सॉल्व किया? -b ± √b² -4a
सी अपॉन 2a। अच्छा, मैं सवाल को भी एक बार दोबारा से पढ़ लूँ। A ball is thrown upwards from a height of 2 meters with an initial velocity of 15 meters per second. The height of the ball above the ground at any time t can be modeled by the equation. When does the ball hit the ground? Ground की बात कर रहा है। हाइट 2 क्यों रखें? चलो आप मुझे बताओ। उमेमन, हाइट आपको क्यों लग रहा है कि हम 2 रखें? देखो, वो बोलते हैं कि एक बॉल है। आप बॉल देखो, ये मेरा हाथ जमीन से ऊपर है ना, हाथ जमीन से ऊपर है ना। अब बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स। ये मेरे हाथ में बॉल है, मैंने ये ऊपर फेंकी। मैंने ये कहाँ फेंकी? ऊपर फेंकी। जमीन कहाँ है? 2 मीटर नीचे है। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 meters विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 15 meters per second। एक बॉल मैंने हाथ से ऊपर फेंकी, जमीन कहाँ है? नीचे है। जमीन और बॉल में कितना फासला है अभी? 2 मीटर। द हाइट ऑफ द बॉल अबव द ग्राउंड एट एनी टाइम टी कैन बी मॉडल्ड बाय द इक्वेशन। जब मैं बॉल फेंकूंगा, अच्छा मुझे ये बताओ, जब मैं बॉल फेंकूंगा तब कितना टाइम हुआ होगा? जब मैं बॉल फेंकूंगा तब कितना टाइम हुआ होगा? जिस वक्त मैंने बिल्कुल बॉल फेंकी, तो बॉल फेंकने का कितना टाइम हुआ होगा बताओ? 0 सेकेंड हुआ होगा। जाग रहे हो सब? जब मैं बिल्कुल बॉल फेंकूंगा, बिल्कुल ये अभी बॉल फेंकने वाला हूँ, तो बॉल फेंकने में 0 सेकेंड्स में। देखो, अगर मैं 0 डालता हूँ इक्वेशन में तो एच का आंसर 2 आता है। वो ये बता रहा है कि आपने 2 मीटर से बॉल ऊपर फेंकी, लेकिन उसका सवाल ये, व्हेन डज द बॉल हिट द ग्राउंड? कब ये बॉल ग्राउंड को हिट करती है? तो उसका मतलब तो हम 0 पुटिंग करेंगे। बहरहाल इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 4 × 5 × 2, 15 × 15 माइनस 40, रूट ऑफ आंसर 13.6 आ रहा है। अच्छा, ये आता है आपके पास -15 प्लस माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई 10। 13.6 पॉजिटिव वाला ले लेते हैं अगर। 13.6 आ रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये 16.27 आ रहा है। क्या आ रहा है? कोई कंफर्म भी कर दिया करो। ये कितना आ रहा है? 16.28। ठीक है, 16.28 -15 डिवाइडेड बाई 10। सर हम सॉल्व करते हुए तो 0 रख लेंगे, लेकिन पर इक्वेशन तो हाइट ऑफ बॉल अबव द ग्राउंड के हिसाब से। अरे यार मेरी बात सुनो। मैं मेरी बात सुनो। ये देखो, ये बॉल है, ये बॉल है। अगर मैं बोलूं बॉल ने ग्राउंड को हिट किया है, जमीन नीचे है ना, ये जमीन है, ये मेरा हाथ है, मैंने बॉल ऊपर फेंकी। मैंने बॉल कहाँ फेंकी? ऊपर फेंकी। अब ये बॉल जमीन पर टकराएगी ना। अब ये बॉल जमीन पर टकराएगी, बताओ जमीन से कितनी दूर है? क्या जमीन से 2 मीटर दूर है? क्या जमीन से 2 मीटर दूर है ये बॉल? 0 मीटर दूर है ना। 0 मीटर दूर है। इस बात को समझो ना, 0 मीटर दूर है। यहाँ पर 2 मीटर दूर थी, मैंने ऊपर फेंकी। लेकिन जब जमीन ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर जमीन को टकराएगी, तो जब जमीन को टकराएगी तब तो वो जमीन से 0 मीटर दूर होगी ना। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर जो आंसर्स आने हैं वो 16.28 -15 डिवाइडेड बाई 10, एक आंसर 0.125 आता है। और दूसरा आंसर जो है वो माइनस का 3.128 आ रहा है। ठीक है। अच्छा देखो, मैंने बॉल अभी अभी अगर फेंकी होती, अभी अभी अगर फेंकी होती तो टी की जगह 0 डालता, टी की जगह 0 डालता तो आंसर 2 आता। ठीक है, फिर बॉल ऊपर जाती रही और फिर नीचे आई, तो इस सवाल में मोस्ट लाइकली हो सकता है कि कोई गड़बड़ है। आगे चल लेते हैं। 61, a rectangular box has a volume of 240 cubic meters. Its height is 2 centimeters more than its length, and its width is 4 centimeters less than its length. What are the dimensions of the box? एक रेक्टेंगल का बॉक्स है, उसका वॉल्यूम 240 क्यूबिक मीटर्स है। वॉल्यूम किस तरह से निकलता है बॉक्स का? वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट का फॉर्मूला अप्लाई होता है। ये अगर डब्बा है ना,
डब्बे के अंदर का अगर वॉल्यूम ढूंढना है, यानी कि डब्बे के अंदर कितनी कैपेसिटी है, अंदर अंदरूनी रूम कितना है। A rectangular box is a volume of 240 cubic meter. Its height is 2 centimeters more than its length, and its width is 4 centimeters less than its length. What are the dimensions of the box? अच्छा, लेट से लेंथ जो है वो x है, तो इसकी जो ब्रेड्थ है, इट्स हाइट, इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है, अच्छा विड्थ और ब्रेड्थ एक ही बात है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, वो लेंथ से 2 मीटर ज्यादा है, x+2। और इसकी जो ब्रेड्थ है वो लेंथ से 4 सेंटीमीटर कम है, x-4। और इस पूरे का जो आंसर है वो 240 है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स, इस बॉक्स के क्या डायमेंशंस है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स। ठीक है, ये आपके पास जो है ना वो इक्वेशन बन रही है। अब इस हिसाब से आप इसको या तो सॉल्व कर लो या यहाँ से आप देख लो। देखो 6 × 8 × 5 कितना होता है, 6 × 8 × 5 होता है 240। अच्छा 8 × 10 × 3 भी कितना होता है 240। 6 × 10 × 4 कितना होता है 240। और 8 × 12 × 2 कितना होता है 192। इसका मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब आपकी जो लेंथ है और जो ब्रेड्थ है उसमें 2 सेंटीमीटर का गैप है, और जो लेंथ है और जो हाँ ब्रेड्थ है उसमें 4 सेंटीमीटर का गैप है, और जो लेंथ और हाइट है उसमें 2 सेंटीमीटर का गैप है। तो बीच वाली चीज जो है उससे एक चीज 2 ज्यादा हो और एक चीज 4 कम हो। जिस तरह से पहले में बीच में आ रहा है 6, एक चीज 2 ज्यादा तो 8, और एक चीज अगर 4 कम हो तो वो 2 होनी चाहिए। अच्छा दूसरे में 8 आ रहा है, 8 में 2 ज्यादा हो तो 10, और 4 कम हो तो 4 बनता है। और आखिरी वाला 6, रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज अ वॉल्यूम ऑफ 240 cubic, इट्स हाइट इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स लेंथ। उसकी जो हाइट है वो लेंथ से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। अगर लेंथ 6 है, नहीं, एंड इट्स विड्थ इज 4 सेंटीमीटर लेस देन इट्स लेंथ। एक बॉक्स है, रेक्टेंगल बॉक्स हैज अ वॉल्यूम ऑफ 240 क्यूबिक मीटर्स। इसका मतलब 8 × 12 × 2 तो नहीं हो सकता, डी तो नहीं हो सकता। इट्स हाइट इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स लेंथ। इसकी जो हाइट है वो इसकी लेंथ से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, एंड इट्स विड्थ इज 4 सेंटीमीटर लेस देन इट्स लेंथ। और इसकी जो विड्थ है वो लेंथ से 4 सेंटीमीटर कम है। तो कौन सा आंसर हो सकता है। 10 में से 2 माइनस करते हैं तो 8 आता है। अच्छा, क्या आप में से किसी से सॉल्व हुआ, पहला वाला वापस से चेक कर लेते हैं। अगर आपकी लेंथ जो है वो 6 हो तो हाइट आपकी जो है वो 8 होगी, एंड इट्स विड्थ इज 4 सेंटीमीटर लेस देन इट्स हाइट। और 6 में से अगर मैं 4 माइनस करता हूँ तो वो तो 2 आता है। बी बट लास्ट में 4 होगा शायद, हाँ मेरे ख्याल से यहाँ पर भी कोई सवाल में इशू है, कोई सवाल में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको आप छोड़ दो। अच्छा उसके बाद एवरेज कॉस्ट फंक्शन पर यूनिट ऑफ फॉर अ फर्म इज गिवन बिलो। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एवरेज कॉस्ट इफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इंक्रीजेस फ्रॉम 2 to 3। परसेंटेज चेंज इन एवरेज कॉस्ट इफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इंक्रीजेस फ्रॉम 2 to 3। लेट से पहले आप 2 यूनिट्स बना रहे थे, तो 2 यूनिट्स की एवरेज कॉस्ट क्या होगी, 2 यूनिट्स की एवरेज कॉस्ट होगी 0.02 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 60 इंटू 2। और 3 यूनिट्स की एवरेज कॉस्ट क्या होगी, 0.02 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 60 इंटू 3। ठीक है, यही दो वैल्यूज आ रही हैं। परसेंटेज चेंज ढूंढने के लिए आप देखते हो चेंज कितना है। चेंज का मतलब ये है कि इसमें से इसको माइनस किया, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 120.08 है। ठीक है, तो चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अगर हम करते हैं तो ये 50% का कोई इंक्रीज है, 50% के आसपास का कोई इंक्रीज है। 62 का आंसर सी होना चाहिए। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, करेक्ट। अच्छा जी,
रेवेन्यू फंक्शन फॉर अ फर्म इज गिवन बिलो। रेवेन्यू फंक्शन एक फर्म का दिया हुआ है, यानी कि फर्म का रेवेन्यू ऐसे कैलकुलेट होता है, वे पी इज दी सेलिंग प्राइस पर यूनिट, हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड, कितने यूनिट्स बेचने चाहिए इफ कंपनी वांट्स टू अर्न अ रेवेन्यू ऑफ 1250। अच्छा देखो, पी क्या है, सेलिंग प्राइस है, और रेवेन्यू आपको 1250 का चाहिए, तो 1250 इज इक्वल्स टू -50p² प्लस 500p। इससे पहले तो आप सेलिंग प्राइस ढूंढोगे, इससे पहले तो आप सेलिंग प्राइस ढूंढोगे, आपने रेवेन्यू की जगह 1250 लिखा, रेवेन्यू की जगह 1250 लिखा, उसने बोला मुझे 1250 का रेवेन्यू चाहिए, और पहले हम सेलिंग प्राइस ढूंढते हैं कि इतने रेवेन्यू पर सेलिंग प्राइस कितनी होगी। ठीक है, ढूंढिएगा जरा, अगर सारी चीजें उल्टे हाथ पर आ जाएं, सारी चीजें उल्टे हाथ पर आ जाएं तो ये क्या बन जाता है इक्वेशन? ये बन जाता है आपका 50p² -500p प्लस 1250 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अच्छा, प्राइस 4.99 आ रही है, मैं चेक भी कर लूँ। 50 इंटू 4.99 पावर 2 -500 इंटू 4.99, हाँ 4.5 नहीं आ रही, 50 इंटू 5 -500 इंटू 5, एग्जैक्ट 5 आ रही होगी, प्राइस एग्जैक्ट 5 आ रही होगी। अच्छा, प्राइस क्या होती है? प्राइस का मतलब होता है कितने की मैं एक चीज बेचूंगा, अब उसको तो यूनिट्स चाहिए, तो सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल्स टू यूनिट्स इनटू प्राइस होता है, यानी कि 1250 इज इक्वल्स टू यूनिट्स इनटू 5, यानी कि यूनिट्स जो होंगे 250 होंगे। क्लियर है, बात समझ में आई? ठीक है, चलो जी, अगले पर 64। टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स यूनिट्स ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट इन द ईयर 2023 इज गिवन एज फॉलोज। टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स यूनिट्स दी हुई है, एक्स यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने की मुकम्मल कॉस्ट आपको ये दी हुई है। इन द ईयर 2024 फॉलोइंग चेंजेस टुक प्लेस। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट which is 30% और टोटल फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%। अच्छा, फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हर लिहाज से पे करनी है। ये आपको टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है, ये आपको टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है। अगर मैं 0 यूनिट्स बनाऊंगा, अगर मैं 0 यूनिट्स बनाऊंगा तो उसका मतलब ये है कि मेरा एक्स जो होगा ना वो 0 होगा। अगर एक्स 0 होगा तो कॉस्ट कितनी होगी? अगर एक्स 0 होगा तो कॉस्ट कितनी होगी? अगर एक्स 0 रखूं मैं, अगर अपने इक्वेशन में एक्स 0 डाल दूं तो कॉस्ट कितनी आएगी? कॉस्ट आएगी 48। इसका मतलब 48 क्या है? इसका मतलब 48 क्या है? सर 48 फिक्स कॉस्ट है। 48 कौन सी कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट। Total cost of manufacturing X units of a certain product in the year 2023 is given as follows. C is equals to 3x square plus x plus 48. In the year 2024, following changes took place. Fixed production cost, which is 30% of total fixed cost, increased by 10%. अच्छा देखो, इस फिक्स कॉस्ट में कुछ होती है फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट और कुछ होती है फिक्स नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। इसका आइडिया है आप लोगों को? प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि चीजें बनाने की कॉस्ट, और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि चीजों को बेचने की कोई फिक्स कॉस्ट, कोई शोरूम की फिक्स कॉस्ट। तो वो ये कहता है कि इस 48 में से 30% फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है, 30% जो है ना वो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है। 48 का 30%, 48 का 30% फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है, और बाकी 48 का 70%, बाकी 48 का 70% दूसरी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। ऐसा ही है। अब कौन सी कॉस्ट बढ़ रही है? बोलते हैं फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट विच इज 30% ऑफ टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 10%, यानी कि ये वाली वैल्यू 10% से इंक्रीज हो रही है। जो फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट वाली वैल्यू है, सिर्फ वो 10% से इंक्रीज हो रही है, यानी कि ये 15.84 होगी, ये 33.6 होगी, और अब 2024 की टोटल फिक्स कॉस्ट 49.44 होगी। यानी कि आपका कॉस्ट का फंक्शन क्या हो जाएगा? यार साथ हो मेरे, समझ रहे हो? कॉस्ट का फंक्शन हो जाएगा c इज इक्वल टू 3x² प्लस x प्लस 49.44। ये बात समझ में आई?
फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट जो कि टोटल फिक्स कॉस्ट का 30% है वो 10% से इंक्रीज हो रही है। तो पहले मैंने 48 का 30 और 70% दिया और 30% वाली वैल्यू को मैंने 10% से इंक्रीज करा। अब क्या होगा? अब ये होगा कि अब उसने पूछा है कंप्यूट एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स। पहले 10 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट ढूंढ लेते हैं। 10 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट के लिए 3, फिर 10 का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 49.44। ये 10 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट है। ये 10 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट है। 10 यूनिट्स की एवरेज कॉस्ट के लिए इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 35.944 आता है। कुछ समझ आई बात? हाँ जी। एक बार फिर से रिपीट कर दूं। देखो मेरी फिक्स कॉस्ट 48 है। मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो 48 है। ये समझ में आता है? फिक्स कॉस्ट का 30% फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट का 30% फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट है। प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब चीज़ों के बनाने की कॉस्ट। इसमें 10% का इजाफा हुआ है। इसमें 10% का इजाफा हुआ है। 10% इंक्रीज हो गई है। बाकी में कोई इजाफा नहीं हुआ। बाकी में कोई इजाफा नहीं हुआ। तो आपकी टोटल कॉस्ट जो फिक्स कॉस्ट है टोटल कॉस्ट वो 49.44 हो गई। यानी कि साल 2024 का इक्वेशन 3x² प्लस x प्लस 49.44 बन गया, हाँ या नहीं? अब कॉस्ट का फंक्शन आपको कॉस्ट बताता है। अगर आप यूनिट्स डालते हो तो मैंने यूनिट्स की जगह 10 डाला तो उसने मुझे बता दिया कि 10 यूनिट्स बनाने का टोटल खर्चा कितना होगा। और उसने फिर एवरेज कॉस्ट पूछा। एवरेज कॉस्ट के लिए टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड करते हैं। एवरेज कॉस्ट ढूंढने के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स को टोटल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं। आई बात समझ? ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। Consider following quadratic equation when both are added together it forms 5x square plus 6x plus h is equals to 130. Find values of 2a plus b plus d। अच्छा जी। जब इन दोनों को ऐड करते हैं ना तो आंसर जो है वो 5x² प्लस 6x प्लस h 130 बनता है। देखो अगर हम लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे तो ax² में dx² ऐड होगा। यानी कि ये बन जाएगा a प्लस डी x²। उसके बाद bx में ax ऐड होगा। bx में ax ऐड होगा तो ये बन जाएगा b प्लस a x। उसके बाद c और f आपस में ऐड हो जाएंगे। c और f आपस में ऐड हो जाएंगे और इक्वल्स टू के सीधे हाथ पर क्या होगा? g प्लस 30 आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है। अब ये उसने कहा कि बराबर होता है 5x² प्लस 6x प्लस h इज इक्वल्स टू 130 के। फिर से बोला फाइंड वैल्यूज ऑफ 2a प्लस b प्लस d। पहले बताओ ये समझ गए? देखो x² में x² ऐड किया, x में x की वैल्यू को ऐड किया, कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ऐड किया, राइट साइड पर जी पे 30 को ऐड किया। अच्छा अब कंपैरिजन करेंगे हम चीजों का। अगर हम कंपैरिजन करेंगे इक्वल्स टू के सीधे हाथ पर, इक्वल्स टू के सीधे हाथ पर ऊपर है g+30, नीचे है 130। तो इसका मतलब ये हो गया कि g 100 के बराबर होगा। ठीक है। इक्वल्स टू के सीधे हाथ पर g+30 और इस इक्वल्स टू के सीधे हाथ पर 130, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसका मतलब g+30 जो है वो 130 और g जो है वो 100 के बराबर है। अच्छा उसके बाद फिर उल्टे हाथ पर आते हैं। अब यहाँ पर आपके पास ए डी है, बी ए है और सी एफ है। चलिए अब हम क्या करें? हमने जी की वैल्यू तो ढूंढ ली। ठीक है जी की वैल्यू हमने ढूंढ ली। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a प्लस बी प्लस डी। अच्छा एक काम करते हैं, a प्लस डी किसके बराबर होगा? a प्लस डी किसके बराबर होगा? क्या a प्लस डी 5 के बराबर होगा? ऊपर वाले x² के साथ लिखे हुए नंबर नीचे वाले x² के साथ लिखे हुए नंबर के बराबर। अच्छा उसके अलावा b प्लस ए किसके बराबर होगा? क्या b प्लस ए 6 के बराबर होगा? b प्लस ए 6 के बराबर होगा। देखो a प्लस डी ऊपर x² के साथ लिखा हुआ है a प्लस डी, ऊपर वाला a प्लस डी नीचे वाले 5 के बराबर होगा। ऊपर वाला b प्लस ए नीचे वाले 6 के बराबर होगा। तो ये हमें इतनी चीज मिल गई। अब अगर हम इन दोनों को भी ऐड कर दें
अगर हम इन दोनों को भी ऐड कर दें तो ऊपर a प्लस डी है, नीचे b प्लस ए है। a प्लस डी और b प्लस ए ऐड होकर क्या बनेगा? ऊपर वाला a प्लस डी, नीचे वाला b प्लस ए ऐड होकर क्या बनेगा? ऊपर a प्लस डी, नीचे b प्लस ए। उल्टे हाथ पर बताओ पहले। a प्लस डी प्लस b प्लस ए इज इक्वल्स टू 5 प्लस 6, यानी कि 2a प्लस b प्लस डी इज इक्वल्स टू 11। आई बात समझ में? तो 65 का आंसर डी होगा। सही है। अच्छा, 66 फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रूम whose length is 5 centimeters longer than its width and whose area is 50 centimeters square। यार इतनी बार कर लिया हमने, x इंटू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रूम। अच्छा, पेरीमीटर ढूंढना है रूम का whose length is 5 centimeters longer than its width, जिसकी लेंथ उसकी विड्थ से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, एंड whose area is 50 centimeters square। देखो, लेट से उसकी लेंथ है, whose length is 5 centimeters longer than its width। लेट से ये है a, तो ये है a प्लस 5, है ना। पेरीमीटर क्या होता है? a प्लस a प्लस a प्लस 5 प्लस a प्लस 5, ठीक है। यानी कि 4a प्लस 10। और एरिया कैसे आता है? a मल्टीप्लाइड बाई a प्लस 5 इज इक्वल्स टू 50, और ये बन जाता है a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। कुछ बात समझ में आई? एरिया कैसे आता है? लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर कर। तो a जब a प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 बनना चाहिए। यहाँ से ऊपर से a की वैल्यू ढूंढ लो पहले। तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाँ जी, ऊपर से a की वैल्यू मुझे बता दो जल्दी से सॉल्व कर कर। a की वैल्यू 5 आ रही है क्या? नहीं, क्या आ रही है? बताओ बताओ बताओ। a की दो वैल्यूज बताओ, शाबाश। 5 एंड माइनस 10। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रूम। एक रूम का पेरीमीटर ढूंढना है। whose length is 5 सेंटीमीटर्स लॉन्गर देन इट्स विड्थ, जिसकी लेंथ जो है वो उसकी विड्थ से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, एंड whose एरिया इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, a की वैल्यू 5 आ रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 5 है और ये 10 है। पेरीमीटर कैसे आता है? 5 5 10 और 10, है ना। 10 10 5 और 5, 30 होगा आंसर। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है? सारी साइड्स का सम करना होता है। सी आंसर होगा। ठीक है। ए की वैल्यू 5 आ गई, तो a प्लस 5 की वैल्यू 10 है। या तो आप इसको सॉल्व कर लो, 4a प्लस 10 को सॉल्व कर लो। A student solved a quadratic equation and obtained two values of x minus 2 and d. Find the value of d। एक स्टूडेंट ने इसको सॉल्व किया, x की दो वैल्यूज आई -2 और d। अगर मैं x की वैल्यू जो है वो -2 डाल देता हूं तो ये बन जाएगा, इससे a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये बन जाएगा 6 माइनस 10, ये बनेगा 4a। 6 माइनस 10 इज -4। ए जो है वो 1 आएगा, ठीक है। यानी कि ये इक्वेशन हो जाएगा अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि मुझे ए की वैल्यू पता चल गई। अब डी की वैल्यू ढूंढो, सॉल्व करो इसको। एक्स के दो आंसर्स क्या आते हैं? -2 एंड -3, तो डी क्या होगा? -3। वन ऑफ द सॉल्यूशंस फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सोल्यूशन 7 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बड़ा सिंपल है, एक्स की जगह आप 7 डाल दोगे, ए की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 7 का स्क्वायर
माइनस ए प्लस 1 इंटू 7 माइनस 2a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ए की वैल्यू आपको ढूंढनी है। 7 इंटू 7 49 बनता है, माइनस 7a माइनस 7 माइनस 2a माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, 49 माइनस 7 जो है वो 42 है। 42 माइनस 6 इज 36 डिवाइडेड बाई 9। ए -4 आ रहा है। जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी। -4 आ रहा है या +4 आ रहा है? +4 आएगा। ठीक है, ए जो है वो 4 आ रहा होगा अगर आप इसको सॉल्व करते तो। ठीक है जी, कोई मसला? जल्दी मुन्ना जल्दी। चलो खैर आगे बढ़ता हूँ, सही है ना? हाँ ठीक है, 4 आ रहा है ना। अगला है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू क्वाड्रेटिक ग्राफ्स विद फॉलोइंग इक्वेशंस। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है, यानी कि इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो पॉइंट होता है जहां पर दो ग्राफ्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मीट करते हैं, क्रॉस करते हैं, कट करते हैं। इसके लिए आप क्या करोगे, दोनों y की टर्म्स में दिया हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो 2x² माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 11x प्लस 25। अच्छा, इसको सॉल्व करो। इसको अगर सॉल्व करोगे सारी चीजें सीधे हाथ पर ले जाते हैं। 3x² माइनस 2x² x² माइनस 11x और प्लस 2x माइनस 9x, और 5 और 25 में से माइनस होगा तो प्लस 20। सही है। अब क्या होगा, आप मिड टर्म को ब्रेक करो, x की दो वैल्यूज निकालो। x की दो वैल्यूज निकाल लो। 5 और 4 आती हैं क्या? ठीक है, 5 आ रही है और 4 आ रही है, और y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यूज डाल दो। y इज इक्वल टू 2 और फिर 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 5 एक बार करो, और दूसरी बार 4 डालना। ठीक है, जल्दी जल्दी। 5 इंटू 5 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 5 प्लस 5। 545 पहला आता है, और दूसरा आ रहा होगा, देखो दूसरा क्या आ रहा है, 429 तो नहीं आ रहा। क्लियर है? चलो जी, आखिरी दो सवाल। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेट ऑफ वैल्यूज, आइडेंटिफाई द एप्लीकेबल क्वाड्रेटिक फंक्शन। कौन सा क्वाड्रेटिक फंक्शन अप्लाई होता है? अच्छा, एक्स की वैल्यू डालो इधर, और देखो क्या वाई की वैल्यू 6 ही बनती है। पहले इक्वेशन में डालते हैं, हाँ 6 बनती है, दूसरे में भी 6 बनती है, तीसरे में भी 6, चौथे में भी 6। तो 0,6 तो हर लाइन पर आ रहा है। फिर 1 डालते हैं, पहले में 1 डालते हैं तो 3 6 9 9 6 15, ये नहीं है। अच्छा, 1 6 7 13, ये भी नहीं है। अच्छा, 4 2 6 6 6 12, और अगर 2 डालते हैं, 2 2 4 4 इंटू 2 8 8 और 4 12 12 और 6, ये भी है कि नहीं है? 4 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6, नहीं ये नहीं है। आखिरी वाले में देखते हैं, अगर 2 डालते हैं तो 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6, ये आखिरी होगा। क्योंकि इस पर 0,6 1,12 और 2,20 तीनों प्रूव हो रहे हैं कि सही है। क्लियर है? अच्छा, 71। A ball is dropped vertically from a height of 28. It will hit the ground and bounce back multiple times before it coming to rest. The height of the ball from the ground at a particular time is represented by this, where y is the height of the ball in meters and x represents the time in seconds. How long will it take
द बॉल टू कम टू रेस्ट। कम टू रेस्ट का मतलब ये है कि सबर पर आ जाए, जमीन पर आ जाए। जमीन पर आएगी तो जमीन से डिस्टेंस यानी कि वाई जो होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। तो इफेक्टिवली जीरो इज इक्वल्स टू -2x² प्लस 10x प्लस 28। करो सॉल्व। 7 सेकेंड आंसर है क्या? डी है आंसर। क्लियर हो गए सारे सवाल?